आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के दूसरे अध्याय धातु एवं अधातु से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन विजातीय है? निम्नलिखित में कौन विजातीय है? आयरन, कॉपर, कैल्शियम और नाइट्रोजन। इसमें आप देखेंगे आयरन, कॉपर और कैल्शियम धातु है, जबकि नाइट्रोजन जो है ये गैस है, तो ये विजातीय हो गया। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में धातु है, निम्नलिखित में धातु है, तो आप इसमें पाएंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और कॉपर है। तो इसमें से धातु कॉपर है, कॉपर एक धातु है। नेक्स्ट प्रश्न, आघातवर्धता गुण है, आघातवर्धता डक्टिलिटी किसका गुण है? तो इसमें है गैस का, मिश्रण का, अधातु का, धातु का। तो आघातवर्धता धातु का गुण होता है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, इनमें से विद्युत और ऊष्मा का सुचालक पदार्थ है। विद्युत और ऊष्मा का सुचालक, तो हम जानते हैं धातु जितने भी होते हैं वे सारे विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो आपको पता है ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी मरकरी, डी टंगस्टन। तो सोडियम धातु को केरोसिन तेल के अंदर डुबाकर रखा जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न 6, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, बेरियम। तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? गोल्ड, सोडियम, लोहा, तांबा। तो आप जानते हैं गोल्ड पर वायु का असर नहीं होता, अर्थात गोल्ड पर जंग नहीं लगता। प्रश्न संख्या 8, लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या है, देखेंगे तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसमें अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है? सोना, सोडियम, मरकरी, कॉपर। तो इसमें देखेंगे तो सबसे अधिक क्रियाशील सोडियम हो जाएगा इसमें से। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? यहाँ पे है लिथियम, कैल्शियम, कॉपर और आयरन। तो लिथियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सारे उपधातु है। उपधातु की संख्या 7 होता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो इसमें Sv यानी एंटीमनी एक उपधातु है। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है? तो जिंक का लेप चढ़ाते हैं और उसे हम यसद लेपन भी कहते हैं, यसद लेपन। 19, निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? वो साधारण लवण होता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? तो कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम जिंक को, आयरन को डालते हैं तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। तो कॉपर को है ना आयरन विस्थापित कर देता है। तो यह सही राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर, विस्थापन अभिक्रिया। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर बनाती है। तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। क्या बनाती है? लवण और जल। ऐसा ऑप्शन देखिए तो
21 में लवण और जल, तो लवण और हाइड्रोजन है, लवण और ऑक्सीजन है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं। प्रश्न संख्या 22, सोडियम पर कौन सा आयन पाया जाता है? तो सोडियम एक धातु है, इसीलिए सोडियम पर धन आयन पाया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये आप सभी जानते हैं, शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, और 24 कैरेट ऑप्शन ए में सही है। ये ऑप्शन ए सही हो गया। प्रश्न संख्या 24, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भर्जन जो होता है वो सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोगी होता है, और कार्बोनेट अयस्क के लिए निस्तापन जरूरी होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, धातुओं परमाणु पर कौन सा आवेश रहता है? धातु के परमाणु पर कौन सा आवेश रहता है? तो जितना भी मेटल्स होते हैं उस पे धन आवेश पाया जाता है, ऑप्शन ए धन आवेश, ये धन आवेश। प्रश्न संख्या 26, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। प्रश्न संख्या 27, इनमें से कौन अवकारक अधातु है? पूछा जा रहा है इनमें से कौन अवकारक है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो अवकारक का मतलब है होता है जो ऑक्सीजन को बाहर कर देता है। इसमें कार्बन के पास ऐसा गुण है जो अवकारक के रूप में ये धातु होता है। सोडियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन डैश करके सोडियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम का परमाणु जो है एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या त्यागता है, तो आपको याद रखना जितना भी धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 29 पे आ रहे हैं, जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं वे तत्व कहलाते हैं। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे हम विद्युत धनात्मक तत्व, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम एवं क्लोरीन के मध्यम में कौन सा रसायन बंध विद्यमान है? तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, जब भी इसमें होगा तो इसमें वैद्युत संयोजक बंधन होगा, ऑप्शन ए या आयनिक बॉन्ड। तांबा का सबसे मुख्य अयस्क निम्नलिखित में से है? तांबा का सबसे मुख्य अयस्क निम्नलिखित में से है? तो तांबा, ये बॉक्साइड जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, बिटुमिनस कोयला का एक प्रकार है, कॉपर पाइराइट यही तांबा का एक अयस्क है, कॉपर पाइराइट। प्रश्न संख्या 32, चांदी को बहुत समय तक वायु में रखने पर वह किससे रासायनिक अभिक्रिया कर मलिन हो जाता है? तो चांदी जो होता है वो जब उसको लंबे लंबे समय तक बाहर रखेंगे तो उस पर काले रंग का जंग पड़ जाता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। प्रश्न संख्या 33, खाद्य पदार्थ वाले कण स्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है जबकि जिंक का नहीं, क्यों? ऐसा क्या कारण है कि खाद्य पदार्थ के डब्बे पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है? तो जिंक का क्यों नहीं चढ़ाते हैं? तो पहला कहता है जिंक टीन से अधिक महंगा है, जिंक का द्रव्यमानक टीन से अधिक है, नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिंक जो होता है टीन से ज़्यादा एक्टिव है, इसीलिए उस पर इसका लेयर नहीं चढ़ा सकते हैं, अगर लेयर चढ़ाएंगे तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, नाइट्रोजन के अणु के बंधन के निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड बनता है, तो आपको याद रखना जैसे ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुल 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसमें से कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन भागीदारी कर रहे हैं नाइट्रोजन के बॉन्ड बनने में, 6 इलेक्ट्रॉन।
निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाता है? तो जब हम किसी धातु को मिश्र धातु बना देते हैं, दो या दो से अधिक धातु को लेपित करके मिश्र धातु बनाते हैं, तो होता क्या है, उसमें जंग बहुत कम लग जाता है और धातु बहुत मजबूत भी हो जाता है। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर ऑर्गन जैसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? दो इलेक्ट्रॉन खोएगा तो आपको पता है कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इसके कोष में 18 इलेक्ट्रॉन बनेंगे जो आर्गन के इलेक्ट्रॉन के जैसा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम। आई होप ये वीडियो समझ गए होंगे। हम जब नेक्स्ट अगला पार्ट का वीडियो बनाएंगे तब वहाँ से 37 प्रश्न से कवर करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।